एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में वह मोड़ आया जिसे मैं कभी नहीं सोच सकती थी। मेरे पति और देवर एक साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। सड़क हादसे में मेरे देवर को तो मामूली चोटें आईं, लेकिन मेरे पति, इस दुर्घटना ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैं अभी भी 1 साल भी नहीं पति के साथ बिताए बिना विधवा हो चुकी थी। मेरा दिल टूट चुका था। सास ससुर और परिवार के सभी लोग यही कहते थे कि अब इस लड़की का क्या होगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब इसे कौन शादी करेगा। यहाँ तक कि पायल, मेरी देवरानी, भी बहुत उदास थी। वह मुझे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उसका गुस्सा निकाल दिया। मैंने उसे कह दिया, तुमसे ज्यादा मेरी हालत खराब है। तुम्हारा पति तो जीवित है, जबकि मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। एक दिन मेरे देवर ने सुनी मेरी बातें, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने ससुराल में रहने का फैसला लिया। मुझे अपनी जिंदगी की नई दिशा का चुनाव करना था और मैंने फैसला किया कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। मेरे पति के मौत को 6 महीने हो चुके थे और फिर मेरी देवरानी ने एक और चौंकाने वाली बात रखी। उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा जो पूरी तरह से अविश्वसनीय था। वह चाहती थी कि मैं उसके पति, मेरे देवर अजीत से शादी कर लूं। ये बात घरवालों को भी मंजूर थी। वे सब इस निर्णय के पक्ष में थे और अजीत भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। सब लोग एक कमरे में बैठे थे और तभी अजीत ने कहा, मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, मेरा भाई मेरे पीछे था, मुझे लगता है कि वह मेरी जगह पर मौत को ले गए हैं। अब मुझे उनकी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। घरवालों ने भी यही कहा कि अब तुम्हें हमारे बेटे की आखिरी निशानी के रूप में हमारे घर में रहना चाहिए। तुम्हारे जरिए हमें हमारे बेटे की यादें जुड़ी रहेंगी। मेरे माता पिता भी इस विचार से सहमत थे और इस निर्णय को सही ठहराने लगे। मेरी देवरानी ने भी मुझसे कहा, तुमने सही कहा था कि किसी के दुख को समझना बहुत मुश्किल होता है। मैं अब इस बात से खुश हूं कि तुम खुद को संभाल पाए हो। हालांकि यह सब मुझे बहुत अजीब और अस्वाभाविक लगा, लेकिन घरवालों और माँ बाप की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम तानिया है। वह 18 साल की थी जब उसकी शादी कर दी गई। उसके रिश्ते का फैसला एक रिश्तेदार ने किया था और वे लोग भी उसी मोहल्ले में रहते थे। उनकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी जिसमें पहले से ही 3 बेटे शादीशुदा थे। उनके होने वाले देवर की बीवी पायल भी शादी के दिन ही उनके साथ शादी करने वाली थी। दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी, लेकिन पायल की सुंदरता तानिया से कम थी और लोग हमेशा तानिया की तारीफ करते थे। ये स्थिति पायल के लिए मुश्किल थी क्योंकि वह चुपचाप इस सब को सहन कर रही थी। शादी के बाद तानिया और पायल दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। तानिया का पति अक्षय उसे बहुत प्यार करता था और उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। हालांकि तानिया के देवर और पायल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। शुरुआत में तानिया को यह नॉर्मल लगा क्योंकि शादी के पहले दिन अक्सर पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं। लेकिन जब तानिया ने एक दिन अपने देवर की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि झगड़े की वजह कुछ और थी। उसका देवर अपनी पत्नी को तानिया के बारे में बोलते हुए चिल्ला रहा था। तानिया ने ये सब सुनकर सोचा कि शायद वह कुछ गलत नहीं कर रही थी और अपने पति की सलाह का पालन करते हुए वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहती थी। फिर एक दिन तानिया के देवर ने उसे रोका और कहा कि वह पायल को सिखाए कि वह अपनी देखभाल कैसे करे। तानिया ने उत्तर दिया कि पायल बहुत प्यारी है और उसे सजने की जरूरत नहीं है, लेकिन देवर ने कहा कि पायल को किसी का ख्याल नहीं होता और वह खुद का ख्याल नहीं रखती। इसके बाद एक दिन अचानक तानिया के पति अक्षय घर वापस आए और उन्होंने कहा कि उनका मूड ठीक नहीं है। कुछ ही देर बाद तानिया को बुरी खबर मिली कि उसके पति और देवर का एक्सीडेंट हो गया। दोनों एक ही बाइक पर जा रहे थे और इस घटना ने तानिया की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। मेरी दूसरी शादी को बस 1 हफ्ता ही बीता था। मैं अब भी उसी कमरे में रह रही थी जहां मैं पहले रहती थी। फर्क बस इतना था कि अब वही कमरा मेरे पति, जो पहले मेरे देवर थे, का भी कमरा बन चुका था। एक शाम मैं अपने ख्यालों में खोई बैठी थी कि मेरी देवरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 ऑमलेट और एक गर्मागर्म पराठा रखा हुआ था। वो मुस्कुराकर बोली, भाभी जी, ये आपके लिए है, अपने हाथों से बनाया है, देसी घी में। मैं थोड़ा चौंकी, अभी इस वक्त? वैसे भी मुझे रात को खाने की आदत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। जब तुम अपनी सेहत का ध्यान रखोगी तभी तो भगवान जल्दी तुम्हारी झोली भर देगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मेरे बच्चों की इतनी फिक्र क्यों है? खुद के लिए ये सब क्यों नहीं करती? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं भी रोज ये सब करती हूँ,
लेकिन मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा जब तुम्हारी गोद में एक नन्हा सा बच्चा होगा। फिर थोड़ी देर चुप रहकर मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, काश काश मुझे भी अपने पहले पति से एक बच्चा हो गया होता। कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास होती। मेरी ये बात सुनकर पायल मेरी तरफ पलटकर देखने लगी और कहा, ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं रहता। अजीत ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि तुम्हारा पहला पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने धीरे से कहा, लेकिन वो तुम्हें कभी औलाद नहीं दे सकता था। अगर ये सब न होता तो लोग तुम्हें बांझ समझते। जो कुछ भी हुआ शायद उसी में भलाई थी। मैंने कुछ पल उसे देखा और फिर तल्खी से कहा, तो क्या मेरा पति मर गया? यही अच्छा था। वो घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे भले की सोच रही थी, वरना कौन अपनी मर्जी से अपने पति को किसी और का बना देता है। तुम्हें तो मेरे इस एहसान की कदर करनी चाहिए। उसकी बातों ने मेरे दिल और दिमाग में हलचल मचा दी। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं चुपचाप लेट गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक सवाल बार बार सिर उठाने लगा, आखिर उसे इस रिश्ते से क्या फायदा? फिर न जाने क्यों दिल थोड़ा पिघल गया। मैंने उठकर उससे माफी मांगी। वो थाली अब भी पास में थी, अंडा और पराठा अभी भी गर्म थे। मैं जानती थी उसने सचमुच दिल से मेरे लिए बनाया था। मैंने खाना खाया और सोचा, जो भी हो वो मेरे लिए फिक्रमंद है। शायद वो सच में अच्छी इंसान है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की हो। एक बार गुस्से में मैंने उसे बहुत तीखे शब्द कह दिए थे, लेकिन उसने तब भी चुपचाप सब सह लिया, एक शब्द तक नहीं बोला। अजीत का रवैया भी मेरे लिए हमेशा प्यार से भरा रहा। उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कभी उसकी भाभी थी। हाँ, उसकी नज़रों में एक हल्की सी झिझक जरूर थी, जो शायद हालात की वजह से थी, मगर उसके व्यवहार में शुरू से ही ऐसा अपनापन था जैसे मैं उसकी पहली और सच्ची पत्नी हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा हर छोटा बड़ा ध्यान रखता। कई बार तो उसे खुद से अलग करना मुश्किल हो जाता। मुझे जबरदस्ती कहना पड़ता, अब बस करो, थोड़ा वक्त अपनी पहली पत्नी को भी दो। उसने मेरे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। मेरा पति कई बार छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता। वह मेरे कमरे में ही डेरा जमा लेता और जाने का नाम नहीं लेता। न कोई बात सुनता, न ही किसी की परवाह करता। एक दिन मेरी सास ने मुझे प्यार से समझाया, उसे अपनी तरफ जरूरत से ज्यादा मत खींचो। तुम बहुत खूबसूरत हो और वो तुमसे बहुत प्रभावित है, लेकिन ये मत भूलो कि उसकी पहली पत्नी तुम्हारी देवरानी ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। उसे कभी भी उसके हक से पूरी तरह दूर मत करना। मैंने विनम्रता से कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन वो मेरे पति हैं, उनकी बात टालना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। मैं उन्हें जोर जबरदस्ती करके तो कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती ना। फिर भी मेरे दिल में एक कसक सी उठी, कहीं अनजाने में मैं अपनी देवरानी के साथ बहुत अन्याय तो नहीं कर रही। आखिर उसी ने तो मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया था। मैंने एक दिन उससे खुलकर सारी बात कह दी। देखो, मैंने कोई जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मर्दों का स्वभाव पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं होते। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम पराई थोड़ी हो, अब तो तुम उसकी पत्नी हो। अच्छा ही है कि तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो। वो औरतें बहुत सौभाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें चाहें, और जिनके पतियों का मन नहीं जुड़ता, उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए हों। कुछ पल के लिए वह खुशी गई, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान वही रही। वो दिल से बहुत अच्छी इंसान थी, मेरा बेहद ध्यान रखती थी। हर रात मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाकर लाती, दूध देती और बिना थके हर रोज डॉक्टर के पास ले जाती। डॉक्टर ने एक दिन हंसते हुए कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत जल्द तुम्हारी गोद भरने वाली है। डॉक्टर के पास जाना बस एक बहाना बन गया था। दरअसल वहां के पास एक छोटा सा पार्क था जहां हम दोनों हर बार कुछ वक्त साथ बिताते, टहलते और दिल की बातें करते। पर एक और बात थी जो मुझे बहुत हैरान करती थी। हर रात पायल चुपचाप मेरे तकिए के पास कुछ पैसे रख जाती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम मेरे कमरे में आई थी, शायद गलती से पैसे यही भूल गई हो। वो मुस्कुराए और बोली, नहीं, वो पैसे तुम्हारे ही थे, मैंने जानबूझकर रखे थे। मैंने हैरानी से पूछा, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, ये मेरे पैसे नहीं हैं, अजीत ने मुझे दिए थे कहकर कि तुम्हें दे दूं। क्योंकि तुम भी तो अब उनकी पत्नी हो, तो तुम्हारा खर्चा मिलना भी जरूरी है ना?
मैंने हंसते हुए कहा, हमारा पति तो अच्छा खासा कमाता है। पायल मुस्कुराई, कमाना तो उसने पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। कभी कभी तो लगता जैसे पुराने पैसे भी खत्म नहीं हुए होते और नए फिर आ जाते। मेरी किस्मत तो जैसे खुल ही गई थी। अब जब तुम उसकी पत्नी हो तो जो कुछ उसका है उसका हिस्सा तुम्हारा भी है, इसलिए आधा हिस्सा मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाती हूँ। उसकी बातों में अपनापन था और कहीं न कहीं सच्चाई भी। मैंने सोचा चलो अच्छा ही है, शायद ये वही पैसे हैं जिनका हकदार अब मैं भी हूँ। मेरे दिल में अपने पहले पति की याद अब भी कहीं जिंदा थी, लेकिन मैं अब टूटकर बिखरने से बच गई थी। मैं अब किसी की विधवा नहीं, किसी की पत्नी थी। पायल और मेरे बीच अब गहरा रिश्ता बन गया था। हम दोनों कई बार एक जैसे कपड़े, चीजें और पसंद तक साझा करने लगे थे। एक दिन जब हम अस्पताल गए, हमने एक जैसे दुपट्टों से अपने चेहरे ढक रखे थे। शायद इसी वजह से नस हम दोनों को पहचान नहीं सकी। जब वो हमें डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो उसने मुझे झुककर कान में कुछ कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत देना। मैं सन रह गई। मेरे कानों में गूंजता रहा, नींद की गोली। ये क्या कहा उसने? क्या काव्या मुझे? मैंने चुपचाप उसकी ओर देखा। क्या ये वही औरत है जो मेरे लिए खाना बनाती है, दूध लाती है, मेरा हर तरह से ख्याल रखती है? क्या वही मेरे खाने या दूध में कुछ मिला रही है? मेरे दिल में एकदम से कई सवालों की आंधी चल पड़ी। क्या ये सब दिखावा था? क्या मैं अब तक धोखे में जी रही थी? पर फिर दिमाग ने तर्क दिया, शायद नर्स को ही गलती हुई हो। लेकिन नहीं, उसने बाकायदा नाम लिया था। उसका इशारा साफ था और तब पहली बार मेरे मन में एक डर ने जगह बना ली। अगर उसने सच में अपने पति की शादी मुझसे इसलिए करवाई थी कि मैं बच्चा पैदा करूं, तो क्या वो सिर्फ एक मोहरा बना रही थी मुझे? मैं हैरान थी, उलझी हुई, और अब मेरे भरोसे में पहली बार दरार आ चुकी थी। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं सोच रही थी अगर पायल चाहती तो खुद मां क्यों नहीं बन सकती थी? आखिर वह मेरे साथ ये सब क्यों कर रही थी? जवाब तलाशते तलाशते अंत में मैंने तय किया कि अब और नहीं, मुझे ये सब अपने पति से कह देना चाहिए। जब मैंने उनसे बात करने की ठानी तब उन्होंने खुद ही मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे जैसे हर चीज साफ हो गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, मुझसे कभी दूर मत जाना। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के जाने के बाद मैं दिल से चाहता था कि मेरी जिंदगी में तुम रहो। मैं चौंकी, पर उन्होंने आगे कहा, मेरी पहली पत्नी, वो मुझे कभी समझ ही नहीं सकी। न उसमें बात करने का सलीका था, न पहनावे का ढंग। मैं अक्सर उसे तुम्हारी मिसाल देता था। यही वजह थी कि वह तुमसे बेहद नफरत करने लगी थी। मेरे दिल में एक टीस सी उठी। अगर वह मुझसे इतनी नफरत करती थी, मैंने पूछा, तो फिर उसने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवा दी? उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, उसने कुछ नहीं करवाया। शादी का फैसला मेरा था। वो कौन होती है मेरी शादी तय करने वाली? शायद हमारी किस्मत ही हमें एक दूसरे तक लाने वाली थी। उनकी आवाज भर आई थी, काश मैं चला गया होता। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, पर शायद यही हमारी नियति थी। उसके जाने के बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। और जब मैंने यह बात उससे कही, वह बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने जिद की, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। उस पल मेरे भीतर सब कुछ बदल गया। तमाम सवालों के जवाब मुझे मिल चुके थे और साथ ही मेरे पति के प्यार की सच्चाई भी। जब मेरे पति ने अपना दिल मेरे सामने खोला और कहा कि उन्होंने मेरी खातिर सब कुछ किया, यहाँ तक कि पायल से कहा कि वो मेरी ठीक से देखभाल करे, तो मेरे अंदर जो शक था वह और बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैंने उससे साफ साफ कहा था कि अगर वह इस शादी को घर में स्वीकार नहीं करेगी तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा। और जब उसने यह मान लिया तब मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखे, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैंने जब सुना कि उन्होंने कभी भी उसके हाथ में मेरे लिए पैसे नहीं दिए, मैं चौंक गई। जो पायल कहती रही थी कि ये पैसे तुम्हारे पति ने दिए हैं, वह सब झूठ था। मेरे पति भी हैरान थे। उन्होंने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो हमें सच जानना ही होगा। चलो उसी डॉक्टर के पास चलते हैं जहां वो तुम्हें ले जाया करती है। हम तुरंत रवाना हुए। इस बार मैं पूरी तरह अपना चेहरा दुपट्टे से ढक चुकी थी और मेरे पति को डॉक्टर ने कभी पहले देखा नहीं था, इसलिए हमें पहचानने का कोई खतरा नहीं था। हमने डॉक्टर से मिलने पर एक झूठी कहानी सुनाई, ऐसे पेश किया जैसे हम कोई गलत काम करवाना चाहते हों। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, हाँ, मैं अबॉर्शन करवा दूंगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक पल था जब हमारी सारी शंकाएं सच में बदल गईं। एक ऐसा सच जो भीतर तक हिला देने वाला था। डॉक्टर ने जब हामी भरी कि वो अबॉर्शन करवा सकता है, तो हम चुप नहीं रहे। मेरे पति ने सख्ती से कहा, हमें सच बताओ, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी हर बात हमारे पास रिकॉर्ड हो रही है। अगर तुमने झूठ बोला या कुछ छिपाया, तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा गया और बोला, कृपया ये बात किसी को मत बताइए। अगर यह बाहर चली गई तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। मैंने उससे सीधे कहा, हमें उस औरत के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम्हारे पास मुझे लाकर आई थी। उसने पहले टालमटोल की, लेकिन जैसे ही मैंने अपना चेहरा दिखाया और कहा, वही औरत मैं हूँ और ये मेरे पति हैं, डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हमें गौर से देखा और फिर झुकते हुए बोला, उसने ही कहा था कि इस महिला को ऐसी दवा दो जिससे ये कभी मां ना बन सके, और अगर हो सके तो इसकी जान भी चली जाए। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति का चेहरा भी डर और गुस्से से भर गया। वो तुम्हें मारना चाहती थी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। वो तुम्हारी कोख सूनी करना चाहती थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसकी मौजूदगी में तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने यह बात घर ले जाकर सबके सामने रखी। डॉक्टर का बयान भी सबको सुनाया गया। जो सच सामने आया, उसने पूरे घर को झकझोर कर रख दिया। इस कड़वे सच के सामने आने के बाद जब हम घर लौटे, तो पायल सामने बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे पति अब चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुम मेरी पत्नी से माफी मांगो और कसम खाओ कि आगे से ऐसी नीच हरकत दोबारा नहीं करोगी, वरना आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पर पायल का चेहरा जैसे एकदम बदल गया था। जो औरत अब तक शांत और दयालु लगी थी, उसकी आंखों में गुस्सा था, लहजा जहर से भरा हुआ। वह बोली, माफी? किस बात की माफी? और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। तुम जैसे आदमी ने अपनी भाभी पर नजर रखी, तुम जैसे आदमी से मुझे तलाक ही चाहिए। ये सुनकर हम दोनों ही अवाक रह गए। अजीत ने उसे तलाक नहीं दिया, लेकिन पायल खुद ही हमेशा के लिए चली गई। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ, तो सोच में पड़ जाती हूँ कि इंसान की सूरत देखकर उसके इरादे कभी नहीं पहचाने जा सकते। जो चेहरे मासूम दिखते हैं, वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। पायल के दिल में जहर उस दिन भर गया था, जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू की, मुझे मिसाल बना दिया और आखिरकार उससे कहा कि मेरी शादी मुझसे करवा दे। शायद उसी दिन उसने तय कर लिया था कि वह बदला लेगी, किसी भी कीमत पर। मेरे पति ने भी कुछ गलत किया था, लेकिन पायल को इसके बदले में मेरे साथ इतनी बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए था कि वह मेरी जान लेने तक की कोशिश करती। मुझे तो ये लगा था कि इन सब के बाद मैं कभी भी मां नहीं बना पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि उसने कब से मुझे दवाई दी थी, लेकिन जिस व्यक्ति को इस दुनिया में आना होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ है, यह मुझे नहीं पता। क्या उसने फिर से शादी की है या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया था, और वही चीज उसे इस स्थिति तक ले आए। लेकिन ये सोचते हुए मुझे ये भी समझ आता है कि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी उसी के साथ बुरा करना चाहिए। एक सच्चा इंसान वह होता है जो किसी के साथ भी बुरा करने के बावजूद अच्छा ही करता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।